इससे पहले हम लोगों ने मेटल्स के अंदर, नॉन फेरस मेटल के अंदर एल्यूमिनियम और उसके अलॉयज देखे, अलॉइंग एलिमेंट्स देखे, और हर एक अलॉइंग एलिमेंट से एल्यूमिनियम के कौन से प्रोडक्ट्स मिलते हैं, उनके अंदर क्या खूबी मिलती है वो भी देख लिया, कहाँ पे उनका इस्तेमाल किया जाता है। उसके साथ में ही हम लोगों ने लीड और उसके इस्तेमाल देखे, उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी है, कहाँ पे लीड का इस्तेमाल किया जाता है, उसके अलॉय धातु कौन से अलॉइंग मेटल कौन से हैं, ये भी देख लिया, और उनको कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे हम लोग जिंक के बारे में जानकारी हासिल करने वाले हैं। तो बेसिकली जिंक के बारे में हम लोग एक रिवाइज करेंगे। जैसे कि जिंक एक जनरल इस्तेमाल में लाया जाने वाला मेटल है, जिसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल स्टील के ऊपर कोटिंग्स जो होती है, ये कोटिंग्स देने के लिए किया जाता है। ये कोटिंग किस प्रकार की रहती है, तो एंटी करोजिव कोटिंग्स। मतलब क्या है कि जिंक जो है, या जिसको हम लोग जस्त कहते हैं, जस्ता कहते हैं, ये जो जस्त है, ये जस्त की कोटिंग जो होती है ये क्यों की जाती है, क्योंकि उसके अंदर एंटी करोजिव प्रॉपर्टीज होती है। मतलब क्या है, ये रस्ट या करोजन से प्रिवेंट करता है किसी भी सरफेस को। इसीलिए जिंक का इस्तेमाल ऐसी जगहों पे किया जाता है जहाँ पे एटमॉस्फेयर का कांटेक्ट सबसे ज़्यादा आने वाला है, या पानी का कांटेक्ट सबसे ज़्यादा आने वाला है। जैसे कि हमारे घर के अंदर इस्तेमाल में लाई जाने वाली जो स्टील की बकेट्स होती है, या इंडस्ट्री में इस्तेमाल में लाई जाने वाली स्टील की बकेट्स होती है, वहाँ पे उनके ऊपर इसका कोट किया हुआ रहता है। घर के ऊपर हमारी जो रूफिंग रहती है, छत बनी हुई रहती है, उसके ऊपर जो मेटेलिक शीट्स के पतरे लगे हुए रहते हैं, उनके ऊपर भी ये जिंक की कोटिंग की हुई रहती है। क्योंकि अगर वो शीट्स या वो पतरा एल्यूमिनियम का भी बना हुआ रहेगा, लाइट वेटेड भी रहेगा, तो भी एल्यूमिनियम के ऊपर एटमॉस्फेयर का असर हो सकता है, उसके अंदर ऑक्सीडाइजेशन हो सकता है। सो इससे बचने के लिए जिंक का कोटिंग वहाँ पे किया हुआ रहता है, चाहे वो स्टील हो, चाहे वो एल्यूमिनियम के शीट्स हो, उनके ऊपर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए मोस्ट ऑफ ऑल कोटिंग्स के अंदर, या किसी मेटल के ऊपर जो कोटिंग की जाती है, वो जिंक की होती है, जस्ते की कोटिंग्स की हुई मिलती है। तो अगर हम लोग बोलेंगे तो जिंक के जो है, ये जिंक मेटल जो है, ये हम लोगों को देखा जाएगा जनरली तो जिंक ब्लेंड या फिर कैलमाइन, इनसे मतलब इस टाइप की जो ओवर होती है या खनिज मिट्टी होती है, उससे मिलता है। उसका मेल्टिंग पॉइंट 420 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये मेटल जो है ये बहुत ही ज़्यादा ब्रिटल होता है, मतलब भंगुर होता है, या हम लोग बोल सकते हैं वो ठिसूल है, नीचे गिरने के बाद वो टूट सकता है, और गर्म करने पर ये सॉफ्ट रहता है या सॉफ्ट बन जाता है, हीटिंग करने पर ये सॉफ्ट हो जाता है। इसकी एक प्रॉपर्टी मैं पहले ही बोली है कि ये करोजन रेजिस्टेंस मटेरियल है, इसीलिए बहुत सारे मेटल्स के साथ में अलॉइंग एलिमेंट के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उनके अंदर की जो एंटी करोजिव प्रॉपर्टीज़ है, मतलब ये करोजन को अपोज करने की जो प्रॉपर्टीज़ है वो बढ़ाई जा सके, जिसकी वजह से उनकी लाइफ और ज़्यादा बढ़े। और इसी की वजह से बैटरीज के कंटेनर जो होते हैं, उन बैटरीज के कंटेनर्स बनाने के लिए या कोटिंग करने के लिए इस जिंक का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब जस्ते का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे ही हमारी जो रूफ्स होती है, छत होती है, उसको कोटिंग करने के लिए। सो गैल्वेनाइज आयन की जो शीट्स हम लोग इस्तेमाल में लाते हैं अलग अलग टाइप्स की, उनके अंदर सबसे ज़्यादा जिंक का इस्तेमाल करके कोटिंग की हुई रहती है। तो जनरली जिंक क्या है ये हम लोगों ने देख लिया। तो थोड़ी सी इसको और अच्छी तरीके से मैं आपको और ज़्यादा डीप में बताता हूँ कि ये एक वाइटिश ब्लू कलर का मटेरियल है, हार्ड होता है और हेवी भी होता है। इसके अंदर हार्डनेस, ब्रिटलनेस या फिर ऑक्सीडाइजेशन को अपोज करने वाली प्रॉपर्टीज होती है। इनके अलावा हम लोग इसको खींच के इसके वायर्स भी बना सकते हैं। ये कुछ जिंक की या जस्ट की प्रॉपर्टीज है। तो अगर हम लोग बात करें तो जिंक जो है ये हम लोगों को संयुक्त अवस्था में मिलता है। नेचुरली ये संयुक्त अवस्था में मिलता है। संयुक्त अवस्था मतलब क्या है, बहुत सारी चीज़ों के साथ में ये मिला जुला मिलता है। मतलब इसकी जो आयन ओवर होती है, सॉरी इसकी जो ओवर होती है, मतलब खनिज मिट्टी,
इस खनिज मिट्टी में या खान माटी के अंदर, ज़मीन से निकलने वाली मिट्टी जिसके अंदर हम लोगों को जिंक मिलता है, तो उस मिट्टी के अंदर बहुत सारे ऐसे तत्व उसके साथ में जुड़े हुए आपको मिलते हैं नेचुरली। सो ये जो जिंक के ओवर्स होते हैं, जिसको मैंने पहले ही बताया कि ये मेनली 2 टाइप्स के हैं, लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों में जिंक हम लोगों को पाया जाता है। जैसे कि अगर हम लोग देखें तो उसमें से एक जो ओवर है उसको जिंकाइट कहा जाता है। सो जिंकाइट ओवर जो है, जिसको ZnO के नाम से जाना जाता है, इसके अंदर 80% जिंक होता है। फिर दूसरा जो है इसको जिंक ब्लेंड कहा जाता है। जिंक ब्लेंड के अंदर उसको कौन से फॉर्म से बताया जाता है, तो ZnS 67% जिंक होता है उस ओवर के अंदर। फिर कैलोमाइन, कैलोमाइन को ZnCO के नाम से, ZnCO3 के नाम से बताया जाता है, जिसके अंदर 54% जिंक होता है। फ्रैंकिनाइट, उसको बताने के लिए ZnO Fe2O3, इस तरीके से उसको संक्षिप्त रूप में बताया जाता है, जिसके अंदर 6.18% जिंक होता है। तो ये कुछ जिंक के ओवर से जिनके अंदर हम लोग कितना जिंक मिलेगा ये पता चलता है। सो इंडिया में जिंक के जो सोर्सेस है या स्रोत है ये बहुत ही कम है। तो इसके मिलने के चांसेस या इसकी खनिज मिट्टी जो है ये इंडिया में कुछ ही जगह पे पाई जाती है। जैसे कि अगर हम लोग देखेंगे तो ये ओवर आपको कहाँ पे मिलेगी, उदयपुर राजस्थान में, हजारीबाग बिहार में, ग्वालियर में, या फिर चेन्नई के कुछ जगहों पे आपको जिंक जो है ये जिंक की मिट्टी पाई जाती है। इसकी प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने पहले भी देखी थी, दोबारा मैं इसको रिपीट करता हूँ। जैसे कि ये वाइटिश ब्लू कलर का एक मेटल है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 920 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके अलावा जिंक का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 907 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो जिंक का बॉइलिंग पॉइंट 907 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जिंक की रिलेटिव डेंसिटी जो है, ये डेंसिटी कितनी रहती है, 7.14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब रहती है। ये इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा सुचालक है, अच्छी तरीके से उसको वो क्या करता है, बहने में मदद करता है। 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर जिंक जो है ये ब्रिटल हो जाता है, मतलब भंगुर होता है, नीचे गिरने पर टूट सकता है और उसकी पाउडर बन जाती है। इसकी प्रतिरोधकता जो होती है ये 5.5 माइक्रो ओम सेंटीमीटर्स होती है। सो ड्राई एटमॉस्फेयर में इसके ऊपर कोई असर नहीं होता है, लेकिन अगर एटमॉस्फेयर में आर्द्रता हो जाए, मतलब हम लोग बोल सकते हैं उसको मॉइस्चर आ जाए, पानी की प्रमाण अगर बढ़ जाए हवा में, तो क्या हो जाएगा, तो उसके ऊपर ऑक्साइड्स की वाइट कलर की एक लेयर जो है ये लेयर जम जाती है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका हीट रेजिस्टेंस पॉइंट जो है, ये हीट कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस पॉइंट जो होता है ये होता है 0.0036। जिंक के यूज़ कहाँ पे किए जाते हैं, तो मेन इसका यूज़ कहाँ पे होता है, गैल्वेनाइजिंग में। स्टील को जब गैल्वेनाइजिंग किया जाता है, कोटिंग की जाती है, तो वहाँ पे जिंक का इस्तेमाल किया जाता है। जिंक ऑक्साइड का इस्तेमाल, मतलब जिंक का जो ऑक्साइड्स होते हैं उसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, मतलब जिंक ऑक्साइड का यूज़ पेंट बनाने के लिए, रबर मैन्युफैक्चरिंग में, या फिर बहुत सारी जगहों पे दवाइयाँ बनाने में किया जाता है।
इलेक्ट्रिक सेल जो होते हैं, मतलब विद्युत सेल जो होते हैं, उन सेल्स को बनाने के लिए भी जिंक का यूज़ किया जाता है। डाई कास्टिंग में जिंक का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ब्रास, ब्रॉन्ज मतलब पित्तल, ब्रॉन्ज या अदर डेल्टा मेटल्स जो होते हैं उनको बनाने के लिए जिंक का यूज़ किया जाता है। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको गर्म करने के बाद इससे हम लोग वायर जो है, ये तार जो है, तार बना सकते हैं। तो ये कुछ जिंक के यूज़ हम लोगों ने यहाँ पे देख लिए। उसके बाद हम लोगों को देखना है टीन के बारे में कि टीन क्या है। सो जिंक जो है हम लोगों ने देखा, इसके बाद टीन की बारी आती है। तो टीन क्या है, टीन कहाँ पे मिलता है, कौन सा उसका ओवर है। तो टीन जो होता है, ये टीन हम लोगों को कैसिटेराइट, जिसको ही संयुक्त अवस्था में बोला जाता है SnO2, या फिर टीन स्टोन, इन ओवर से मिलता है। ओवर मतलब अयस्क, या हम लोग बोल सकते हैं खनिज मिट्टी। तो जिससे हम लोगों को टीन मिलता है, उस खनिज मिट्टी को कौन से नामों से पहचाना जाता है, टीन स्टोन या कैसिटेराइट, जिसको ही शॉर्ट फॉर्म में SnO2 बोला जाता है। कैसिटेराइट को संयुक्त अवस्था में क्या बोला जाता है, SnO2। इनसे हम लोगों को क्या मिलता है, टीन मिलता है आफ्टर प्रोसेसिंग। टीन कैसा है कलर में, तो सिल्वरी व्हाइट कलर में दिखता है। मेल्टिंग पॉइंट मतलब उसका गलनांक बिंदु, या उसको गर्म करने के बाद जब वो मेल्ट होता है तो वो कौन सा टेम्परेचर पे होता है, तो 231 डिग्री सेंटीग्रेड, 231 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये मेल्ट होता है। ये सॉफ्ट है और ये सबसे ज़्यादा हाईली कोरोजन रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी वाला मेटल है। मतलब क्या है, इसके अंदर किसी भी रस्ट या कोरोजन को रेजिस्ट करने की जो ताकत है इस मेटल के अंदर, वो सबसे ज़्यादा है, सभी मेटल्स में सबसे ज़्यादा इसके अंदर है। इसीलिए इसका इस्तेमाल मोस्टली स्टील की शीट्स के ऊपर कोटिंग करने के लिए किया जाता है, जिनको फूड कंटेनर्स बनाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। मतलब क्या है, जहाँ पे खाने की चीज़ें भर जाने वाली है या रखी जाने वाली है, ऐसे फूड कंटेनर जो होते हैं उनके निर्माण में इससे कोटिंग किए गए कंटेनर्स इस्तेमाल में लाए जाते हैं। इसका इस्तेमाल दूसरे मेटल के साथ में अलॉयज बनाने के लिए किया जाता है। जैसे कि टीन और कॉपर को मिक्स करके ब्रॉन्ज बनाया जाता है, टीन को लीड के साथ में मिक्स करके सोल्डर बनाया जाता है। टीन, कॉपर, लीड और एंटीमनी, ये जो मेटल है, इन चार मेटल को मिला के बेबिट मेटल मिलता है, जिससे हम लोग बेरिंग बनाते हैं या बेरिंग को रिफिल करते हैं, उसको रिपेयर करते हैं। सो टीन को हम लोगों ने बेसिकली समझ लिया। अभी थोड़ा सा इसके बारे में और अच्छी जानकारी लेते हैं। सो टीन क्या है, चांदी के जैसे चमकने वाली सफेद रंग की एक ठोस सॉलिड धातु है। इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक चेंजेस का ज़्यादा असर होता नहीं है, या फिर एटमॉस्फेयर में अगर कहीं पे ज़्यादा पानी की मात्रा है, जिसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमिडिटी, तो ऐसे एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी का इस मेटल के ऊपर कोई असर नहीं होता। इसके ओवर्स कौन से ओवर से या कौन सी खनिज मिट्टी से ये मिलता है, तो ये मुख्यतः टीन स्टोन या कैसिटेराइट, जिसको SnO2 के नाम से जाना जाता है, इनसे मिलता है। मतलब टीन स्टोन और कैसिटोराइट, कैसिटोराइट को क्या कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में या संयुक्त अवस्था में SnO2 कहा जाता है। सो भारत में अगर हम लोग बात करें तो टीन के जो ओवर्स है ये बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। लेकिन कहाँ पे मिलते हैं, तो जैसे हजारीबाग या फिर ओडिशा के कुछ क्षेत्रों में हम लोगों को क्या मिलते हैं, टीन के ओवर्स मिलते हैं। टीन की प्रॉपर्टीज क्या है, चांदी के जैसे चमकने वाली व्हाइटिश मेटल है।
इस मेटल की रिलेटिव डेंसिटी जो होती है ये 7.31 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इतनी होती है। इसका विशिष्ट गुरुत्व जिसको हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं वो स्पेसिफिक ग्रेविटी 7.4 होती है। इसका मेल्टिंग 231 डिग्री सेंटीग्रेड में होता है। मतलब क्या है, ये 231 डिग्री सेंटीग्रेड पे गल जाता है या पिघल जाता है। 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये ब्रिटल हो जाता है, भंगुर होता है, वो टूट सकता है या टूट जाता है। एटमॉस्फेरिक एयर्स का इसके ऊपर कोई ज़्यादा असर होता नहीं या असर पड़ता नहीं। ये इलेक्ट्रिकल और हीट का सुचालक है। मतलब हम लोग इससे इलेक्ट्रिकल सप्लाई या हीट को ट्रांसफर कर सकते हैं इसके द्वारा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर टीन जो है ये टेंसाइल और वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करने की ताकत जो होती है उसके अंदर बनती है। इसका कोएफिशिएंट ऑफ हीट का जो पॉइंट होता है ये 0.0041 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये एक सॉफ्ट धातु है, सॉफ्ट मेटल है। इसकी वजह से इसे आसानी से हम लोग मोड़ सकते हैं या काट सकते हैं, बेंड कर सकते हैं या अदर फोल्डिंग जैसे ऑपरेशन कर सकते हैं, उसको कटिंग कर सकते हैं। इसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो होती है 11.4 माइक्रो ओम सेंटीमीटर्स इतनी होती है। इसको कहाँ पे इस्तेमाल में लाया जाता है टीन को, तो मोस्टली जो नॉन फेरस मेटल है उसके अलॉयज बनाने के लिए इसको इस्तेमाल में लाया जाता है। या फिर रॉट आयंस जो होता है या स्टील जो होता है उनको एंटी करोसिव कोटिंग्स देने के लिए टीन की लेयर जो होती है यह टीन की लेयर उनके ऊपर लगाई जाती है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो टीन का यूज मिरर बनाने के लिए मतलब दर्पण बनाने के लिए किया जाता है। दर्पण मतलब आईना, आईने का जो शीशा होता है उसको बनाने के लिए जिंक का यूज करते हैं। इसके अलावा जो फ्यूज घर के कामों में इस्तेमाल में लाए जाते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्री में फ्यूज इस्तेमाल में लाए जाते हैं, उसकी जो वायर्स होती है जो कॉपर से बनी हुई रहती है उसके ऊपर टीन का क्या किया जाता है, कोटिंग किया जाता है, जिसकी वजह से किसी भी एटमॉस्फेयर में वो वर्क कर सके। चॉकलेट, सिगरेट्स आदि चीज़ों को रैपिंग करने के लिए टीन की जो थिनर पत्तियां होती है या पन्ने होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। सो यहाँ पे हम लोगों ने जिंक और टीन के बारे में जानकारी ली कि जिंक क्या है, टीन क्या है, कहाँ पे इस्तेमाल में लाए जाते हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, कैसे दिखते हैं, कौन से कलर्स के हैं, किसके साथ अलॉय किया जाता है, उनके मेल्टिंग पॉइंट्स कौन से होते हैं, उनकी रिलेटिव डेंसिटी कितनी होती है, बॉइलिंग पॉइंट कौन सा होता है, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पॉइंट कितना होता है हीट का, या फिर अगर हम लोग देखें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कौन सी होती कितनी होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ की प्रॉपर्टी किस तरीके से उसके अंदर आ जाती है, कौन से टेम्परेचर पे वो पड़ती है। तो ये सभी इन दोनों के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। इसके बाद जो हम लोग को देखना है वो है कॉपर और उसके अलॉयज। कॉपर सबको मालूम है, कॉपर कौन सा चीज़ है, कहाँ पे उसका इस्तेमाल किया जाता है। सभी जगह पे कॉपर के बर्तन इस्तेमाल में लाए जाते हैं। अभी के ज़माने में कॉपर की जो बॉटल्स होती है वो पानी पीने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है कि उसके कुछ वैशिष्ट है, क्योंकि उसके अंदर पुराने ज़माने में लोग कहते थे कि अगर कोई कॉपर को हम लोग क्या कहते हैं, तांबा, तो तांबे के बर्तन के अंदर आप अगर पानी पीते हो
एक दिन रख के, तो वो आपके शरीर के लिए बहुत अच्छे ऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से आपकी जो इम्यूनिटी पावर है वो बढ़ जाती है। तो पुराने ज़माने के लोग जो है वो अभी भी कॉपर के बर्तनों का इस्तेमाल करके पानी पीते हैं। सो कॉपर का एक बेसिक चीज़ या इस्तेमाल हम लोगों ने देख लिया था। इसके अलावा हमारे घर के अंदर जो वायर्स इस्तेमाल में आती है, इलेक्ट्रिकल वायर्स सप्लाई क्रिएट्स करने के लिए, उसको भी हम लोग कॉपर से बनाते हैं। क्यों? क्योंकि कॉपर क्या है, किसी भी एटमॉस्फेयर में अच्छी तरीके से वर्क कर सकता है। मतलब आपके घर में टेम्परेचर बढ़ने दो तो वो ज़्यादा एक्सपांड नहीं होगा, टेम्परेचर कम होने दो वो कंप्रेस भी ज़्यादा नहीं होगा। ये उसकी कुछ खूबियाँ है, जिसकी वजह से कॉपर से बने हुए वायर्स को हम लोग हमारे घर के अंदर इस्तेमाल में लाते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो देखो, इंडस्ट्रियल यूज़ में जो बड़ी बड़ी वायर्स इस्तेमाल में लाई जाती है वो एल्यूमिनियम की वायर्स होती है। हेवी वायर्स सभी एल्यूमिनियम की बनी हुई रहती है। इसके बारे में मैंने जब हम लोगों का मेटल ये क्लास हुआ था वहाँ पे मैंने बताया था। ये क्यों मैं आज वापस वो आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग इस क्लास के अंदर वापस एल्यूमिनियम को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और कॉपर और उसके अलॉयज के बारे में समझ रहे, सीख रहे हैं। तो हमारे घर के अंदर जो भी वायरिंग होती है उसके अंदर एल्यूमिनियम के वायर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो मोस्ट ऑफ ऑल कॉपर के वायर का इस्तेमाल करते हैं। देखो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अगर दूसरी बात मैं बताऊं तो घर तक, मतलब हमारा घर है, फ्लैट है, मकान है, तो उसके मीटर तक जो वायर पोल से मीटर तक लाई जाती है या सप्लाई को हमारे घर तक लाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लाइन वायर कहते हैं। ये जो लाइन वायर है जो हाउसिंग को सप्लाई प्रोवाइड करती है, इस लाइन वायर की अगर बात करें तो वो या उसके अंदर जो वायर्स होती है ये एल्यूमिनियम की मिलती है। थोड़ी सी हेवी होती है, थिकर होती है, मोटी होती है। वही अगर हम लोग बात करें जो मेन सप्लाई लाइन होती है, पोल होते हैं, इलेक्ट्रिकल पोल सप्लाई का काम करते हैं, उसके ऊपर अगर आप देखोगे तो आपको जो वायर्स मिलेंगी ये सभी एल्यूमिनियम की वायर मिलेगी। तो ये क्यों किया जाता है? वहां पे एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया गया है। एल्यूमिनियम से बेटर कौन सा है इलेक्ट्रिक सप्लाई को और अच्छी तरीके से फ्लो करवाने के लिए? तो कॉपर है। तो वहां पे एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया गया और यहाँ पे कॉपर का इस्तेमाल किया गया घर के अंदर। तो ऐसा क्यों होता है? क्या वजह है इन दोनों जगह पे अलग अलग मेटल को इस्तेमाल में लाया गया? घर के कामों में एल्यूमिनियम की वायर क्यों इस्तेमाल में नहीं आती है? तो ये ध्यान में रखना है कि बाहर जो वायर हम लोग इस्तेमाल में लाते हैं, तो एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज आपको पता है क्या प्रॉपर्टीज होती है? ज़्यादा गर्म होने पर ये टूट सकती है, इसके अंदर इलोंगेशन हो सकता है। सो हमारे घर के बाहर जो इलेक्ट्रिकल पोल्स होते हैं उनसे हमारे घर के अंदर दी जाने वाली जो सप्लाई लाइन होती है, इनके अंदर एल्यूमिनियम के वायर इस्तेमाल में लाए जाते हैं, क्योंकि उसकी थिकनेस जो होती है वो मोटी रखी जाती है। क्योंकि वहाँ पे स्पेस जो होती है या जगह जो होती है उसकी कोई रिकमेंडेशन नहीं होती कि आप उसको कितना मोटा रख सकते हो, कितना लंबा रख सकते हो। देयर इज नो रिकमेंडेशन। सो इसकी वजह से क्या होता है कि अगर कंपेयर करेंगे कॉस्ट के बारे में, तो जितनी लंबी वायर आप एल्यूमिनियम की इस्तेमाल करते हो तो उसके लिए जो लागत लगती है उतनी ही लंबी अगर कॉपर की वायर इस्तेमाल करो तो उससे ज़्यादा महंगी जाती है। ज़्यादा महंगी मतलब 2-3 गुना ज़्यादा महंगी हो जाती है। तो ये बात समझ में आ गई, ये जनरल बात है। क्योंकि कंपैरिजन अगर करेंगे कॉस्ट की, तो वो वायर जो है वो महंगी गिर सकती है। दूसरी, इलेक्ट्रिकल जो हम लोगों को सप्लाई मिलता है मेन लाइन से, ये जो खंबे के ऊपर वायर लगी हुई रहती है, उन वायर्स की जगह पे अगर हम लोग कॉपर की वायर इस्तेमाल करें तो इलेक्ट्रिकल फ्लो की जो एफिशिएंसी है, करंट का बहने का जो रेशो है, ये 100% हो जाएगा। लेकिन ये वायरिंग बहुत महंगी पड़ेगी, ये वायरिंग सबसे ज़्यादा महंगी हो जाएगी, और वो इतनी महंगी होगी कि सबके घरों का जो बिल है वो बहुत
बढ़ के आएगा क्योंकि उसका चार्ज उसके साथ में लगेगा। सो कंपैरेटिव मटेरियल में आपको बोला है, कॉपर का कंपैरेटिव मटेरियल एल्यूमिनियम है, तो उस जगह पे इन वायर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये ध्यान में रखना है, उन वायर्स की लाइफ होती है। सो हमारे घरों में जो सप्लाई लाइन आती है, ये जो वायर्स होती है उनकी लाइफ जो होती है ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल 8 साल इतनी होती है। लेकिन फिर भी हम लोग उसको खींच तान के बहुत सालों तक या सालों सालों तक चलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो काम देती है। लेकिन कैसा है, एल्यूमिनियम की वायर जो है अगर हम लोग देखेंगे बहुत पुरानी भी हो तो उनको जॉइंट मार के इस्तेमाल में लाया जाता है, उनको रिप्लेस नहीं करते। सो इसका मतलब क्या है, जो आपको अभी तक या किसी को पता नहीं है, इसकी वजह से उसके अंदर करंट ड्रॉप होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो अगर पावर प्रोड्यूस जहां पे होती है या इलेक्ट्रिसिटी जहां पे प्रोड्यूस होती है, वहां से हमारे घर तक लाते समय बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी जो है ये क्या हो जाती है, ड्रॉप हो जाती है, बीच में निकल जाती है और हमको 100% इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती। इसीलिए हमारे जो लाइट बिल्स होते हैं, उन लाइट बिल्स का चार्जेस के अंदर हम लोगों को बहुत सारे अलग अलग अधिभार करके लिख के आते हैं, टैक्सेस करके लिख के आते हैं। तो जो इलेक्ट्रिसिटी इन चीज़ों की वजह से निकल जाती है, उसके लिए भी हम लोगों को चार्ज भरना पड़ता है। तो ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये अभी हम लोगों ने बेसिकली समझ लिया है। बहुत सारा एक साइंस है इसके पीछे। लेकिन इतना ध्यान में रखना है कि कॉपर की जो वायर्स हमारे घर के इस्तेमाल में आती है, एक पर्टिकुलर सप्लाई के ऊपर काम करने के लिए बनी हुई रहती है, इसीलिए उनका डायमीटर भी उतना ही पतला हुआ रखा जाता है। उसके बाद एटमॉस्फेयर का जैसे एल्यूमिनियम पे असर हो सकता है, वैसे कॉपर के ऊपर बहुत ही कम असर होता है। इसीलिए घर के अंदर जितनी भी वायरिंग्स होती है वो कॉपर की जाती है। इसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे तो जब ये वायरिंग घर के अंदर की जाती है तो इससे बहने वाला जो फ्लो होता है ये कैसे मिलता है, हमको 100% मिलता है, कहीं भी ड्रॉपेज नहीं होता है। इसीलिए कॉपर वायरिंग वहाँ पे इस्तेमाल की जाती है। और कॉपर वायरिंग में कभी भी फ्लो जो होता है या इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होता है वो 100% एक पॉइंट टू दूसरे पॉइंट, सोर्स टू डेस्टिनेशन जाता है, जिसकी वजह से हमारे कोई भी कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिकली वर्क करते हैं या इलेक्ट्रॉनिकली वर्क करते हैं उनके ऊपर या उनकी खराबी होने के कोई भी चांसेस नहीं होते। इसके लिए भी कॉपर की वायरिंग घर के अंदर की जाती है। सो उसको रेगुलेट करने के लिए फ्यूज लगा हुआ रहता है। तो जब खंबे के ऊपर से लाइट हमारे घर तक आती है, मीटर तक आती है, तो मीटर से निकलते समय हम लोग वहां पे क्या करते हैं, एक फ्यूज लगाते हैं। सो एक्सेस पावर आने पर वो फ्यूज जल जाएगा, कम पावर आने पर क्या करता है, वो पावर को हमारे घर में छोड़ देता है, भेज देता है, और जिसकी वजह से हम लोगों को क्या मिलती है, सही इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। अगर कम रहेगा तो भी हमारे कंपोनेंट्स काम करेंगे, उनको कोई असर नहीं होगा, लेकिन अगर फ्लो ज़्यादा आ गया तो कंपोनेंट्स उड़ जाएंगे। ये हमेशा ध्यान में रखना है। तो ये जो फ्यूज वायर रहती है वो भी किसकी बनी हुई रहती है, मोस्ट ऑफ ऑल कॉपर की बनी हुई रहती है, और उसके ऊपर कौन सा कोटिंग किया हुआ रहता है, टीन का कोटिंग किया हुआ रहता है। क्यों? एटमॉस्फेयर पे काम करने लायक वो बने इसके लिए। तो कॉपर के वायर्स और एल्यूमिनियम के वायर घर में और घर के बाहर इस्तेमाल में लाए जाते हैं, क्यों नहीं लाते? मतलब एल्यूमिनियम के वायर बाहर इस्तेमाल लाए जाते हैं, घर में क्यों नहीं लाते? कॉपर के वायर घर में इस्तेमाल में लाए जाते हैं, बाहर नहीं इस्तेमाल में लाते। उसका मेन बेसिक जो थिंग है वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है कि जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के जो बहुत सारे अधिभार भरते हैं, चार्जेस भरते हैं, उसकी वजह यही है। क्यों? क्योंकि उसका सही तरीके से मेंटेनेंस नहीं किया जाता। जो बाहर में एटमॉस्फेयर में आपको टांगती हुई केबल्स दिखती है या वायर्स दिखती है, वो क्यों झूलती है? क्योंकि एटमॉस्फेयर का असर उनके ऊपर हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी जो होती है जब फ्लो होती है वो दिखती नहीं है, लेकिन उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं उन वायर के अंदर से, तब वो क्या करते हैं, उन वायर के साथ में स्ट्राइक करते हुए चलते हैं। जैसे मैंने आपको प्लम्बिंग में बताया था, जैसे पानी का फ्लो होता है वो दीवारों के साथ में स्ट्राइक करते हुए चलता है, सेम एज इट इज। तो हीट की वजह से वो आपको थोड़ी सी झुकी हुई मिलेंगी। सो उसके अंदर इलोंगेशन होता है। तो कंटिन्यूअसली ये चलने के बाद ये जो वायर आपने टाइट बांध के रखी है वो क्या हो जाती है, थोड़ी सी धीरे धीरे लूज होना चालू हो जाता है। तो जिसके अंदर हम लोगों को झूले जैसा शेप मिलता है, या वो कॉन्केव शेप में आ जाती है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया। तो अभी कॉपर के बारे में जानकारी लेते हैं। ये कौन सा मेटल है? कॉपर एक
नॉन फेरस मेटल है। बराबर है। सो ये चीज ध्यान में रखना है, जैसे कि यहाँ पे इंडिकेट किया गया है, मेटल विदाउट आयरन इन द ब्रैकेट फेरम आर कॉल्ड नॉन फेरस मेटल। फेरम से या फेरम वर्ड से ही फेरस और नॉन फेरस ये वर्ड निकल के आया है। सो जिसके अंदर आयरन है उसको फेरस मेटल कहा जाता है, मतलब फेरम है उसको फेरस मेटल कहा जाता है, और जिसके अंदर आयरन प्रेजेंट नहीं है ऐसे मेटल को नॉन फेरस मेटल के नाम से जाना जाता है, जैसे कि कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, लीड, टीन। तो कॉपर क्या है? एक नॉन फेरस मेटल है, लेकिन बहुत सारे अलॉइंग मेटल को बनाने के लिए कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है, या उनके अंदर वो कॉपर की प्रॉपर्टीज डाली जाती है, या फिर कॉपर के भी कुछ अलॉय मेटल जो है ये अलॉय मेटल्स बनाए गए हैं। सो कॉपर कौन से मिट्टी से मिलता है, कौन से चीज से मिलता है? कॉपर जो है ये कॉपर अगर हम लोग बात करें तो पायराइट या फिर मेल्काइट इन ओवर के द्वारा हम लोगों को मिलता है। मतलब जिस खनिज मिट्टी से हम लोगों को कॉपर मिलता है उन खनिज मिट्टी को पायराइट या फिर मेल्काइट के नाम से जाना जाता है। सो मेल्काइट जो है उसके अंदर हम लोगों को 55% कॉपर मिलता है और पायराइट के अंदर 32% कॉपर की मात्रा मिलती है। बाकी सभी अशुद्धियां होती है उसके अंदर। सो सबसे पहले कॉपर के जो ओवर्स है उनको क्या किया जाता है? पाउडर के फॉर्म में लाया जाता है, फिर पानी से उसको धोते हैं, इसके बाद फर्नेस में उसको पिघलाया जाता है और उस मेल्ट किए हुए मेटल के अंदर जो भी अलग अलग टाइप की अशुद्धियां होती है, इम्प्यूरिटीज जिसको हम लोग कहते हैं, उन इम्प्यूरिटीज को, अशुद्धियों को अलग अलग टाइप्स के फ्लक्स इंसर्ट करके निकाल दिया जाता है। फ्लक्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है मेटल प्रोडक्शन प्रोसेसेस के अंदर? तो फ्लक्स के जरिए हम लोग उसके अंदर की जो अशुद्धियां है, गंदे मटेरियल्स है या गंदगी है, उसको निकाल के शुद्ध मेटल या प्योर मेटल को पाने का क्या करते हैं? काम करते हैं। तो फ्लक्स को उसके अंदर डाल के क्या किया जाता है? जो भी अशुद्धियां होती है उसको निकाला जाता है। उन्हीं अशुद्धियों को हम लोग क्या बोलते हैं? स्लैग बोलते हैं। स्लैग मतलब अशुद्धियां। मेटल के ऊपर जो गंदगी तैर रहे होते हैं उसको हम लोग स्लैग कहते हैं। उसको निकाल दिया जाता है यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट फ्लक्स। अलग अलग फ्लक्स का इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग अशुद्धियों को निकालने के लिए। ये एक गुलाबी लाल कलर का हेवी और सॉफ्ट मेटल है और ये एक ऐसा मेटल है जिसको उसके कलर के द्वारा ही पहचाना जाता है। इसीलिए बहुत सारे लोग इस मेटल के कलर को कॉपर कलर के नाम से भी पहचानते हैं। कुछ लोग कॉपर के कलर को रेडिश कलर भी कहते हैं। जब हम लोग कॉपर को ब्रेक करके देखेंगे तो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर हम लोगों को ग्रैंगुलर मिलता है, स्फटिक के जैसे। लेकिन इसको फोर्ज करने पर या उसको रोलिंग करने पर इसका अगर स्ट्रक्चर देखे तो ये हम लोगों को फाइबरस मिलता है, मतलब धागों के जैसा इंटरनल स्ट्रक्चर। ये सबसे अधिक मेलेबल है जिससे हम लोग शीट बना सकते हैं। उसके साथ ही इसके अंदर डक्टाइल प्रॉपर्टी भी बहुत अधिक है जिसकी वजह से हम लोग वायर कर सकते हैं। तो ये मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी की वजह से या मेलेबल या डक्टाइल होने की वजह से कॉपर की शीट्स और वायर हम लोग मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, बना सकते हैं। इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये एक अच्छा सुवाहक है इलेक्ट्रिसिटी का, जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करके ले जा सकता है।
इसीलिए कॉपर का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाए जाते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के अंदर कॉपर का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा घर के अंदर इस्तेमाल में लाए जाने वाले जो बहुत सारे बर्तन हैं अलग अलग कंपनियों द्वारा जिनको बनाया जाता है, वो बहुत सारे बर्तन कॉपर के बेस के थ्रू बने हुए रहते हैं या पूरे कॉपर के बने हुए रहते हैं। उसकी वजह यह है कि थोड़ा सा हीट करने पर वो इंस्टेंटली गर्म हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से खाना बनाने के लिए जो वक्त जाता है या जो गैसेस या एनर्जी वेस्ट होती है वो बच जाती है। इसीलिए बहुत सारी जगहों पे घरों के अंदर इनसे बने हुए जो बर्तन से वो इस्तेमाल में लाए जाते हैं। बहुत सारी मेडिकल प्रॉपर्टीज की वजह से या हम लोग बोल सकते हैं कि औषधि गुणों की वजह से इसको बहुत सारी दवाइयों में भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। इसके साथ में ही अगर हम लोग बात करें तो कॉपर जो है, ये कॉपर हीट जो है, हीट को भी अच्छा कंडक्ट करता है, अच्छे कंडक्टर है हीट का। उसके अलावा ये कोरोजन को रेजिस्ट करता है, हाईली कोरोजन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज इसके अंदर है। मतलब क्या है, जहां पे हम लोगों को कोरोजन रेजिस्टेंस कोटिंग प्रोवाइड्स करनी है, वहां पे प्लेटिंग के द्वारा कॉपर की प्लेटिंग जो है दूसरे मेटल्स के ऊपर की जाती है, उनके सरफेसेस को रस्टिंग होने से या कोरोजन से बचाने के लिए। तो अगर हम लोग बात करें बॉयलर्स, फायर बॉक्सेस, वायर हीटिंग, वाटर हीटिंग जो इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे गीज़र हो गया या फिर आपकी किटल हो गई, इलेक्ट्रिक किटल्स, या फिर पानी के पाइप्स हो गए, वेसल्स हो गए, केमिकल प्लांट्स हो गए, इनके अंदर या फिर सोल्डरिंग आयरन हो गई, इसके लिए कॉपर से बने हुए पार्ट्स जो है ये इस्तेमाल में लाए जाते हैं। कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है या मेल्टिंग टेम्परेचर जो होता है 1083 डिग्री सेंटीग्रेड, 1083 डिग्री सेंटीग्रेड, इस टेम्परेचर पे कॉपर मेल्ट हो जाता है, पिघलता है। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ हम लोग कॉपर के ऊपर कंटिन्यूसली हैमरिंग और रोलिंग करके ये टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ की बढ़ा सकते हो। तो कॉपर क्या है ये बेसिकली समझ लिया, उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज जो है ये हम लोगों ने समझ लिए। एक बार वापस मैं आपको बताता हूं कि कॉपर क्या है। तो एक नॉन फेरस मेटल है, रेडिश कलर का वो दिखता है, इसके कलर की वजह से इसको कॉपर कलर भी कहा जाता है, ये उसके कलर से पहचाना जाता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 1083 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, मतलब 1083 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये मेटल हेवी है। और अगर हम लोग बात करें तो इसकी रिलेटिव डेंसिटी जो है, ये रिलेटिव डेंसिटी 9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इतनी होती है। ये मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा कंडक्टर है, जो इलेक्ट्रिसिटी को और हीट को एक जगह से दूसरी जगह प्रवाहित कर सकता है अच्छी तरीके से विदाउट एनी ड्रॉपेज। सबसे अच्छा सुचालक। इस मेटल के अंदर डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी मतलब क्या है, तन्यता और आघातवर्धनीयता मतलब क्या है, डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी मतलब क्या है। तन्यता का मतलब होता है डक्टिलिटी, जिससे हम लोग वायर बना सकते हैं, ये एक मेटल की मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। वैसे ही मेलेबिलिटी, जिसको आघातवर्धनीयता कहते हैं, मतलब क्या है कि इसको ठोक के या प्रेस करके या रोल करके इसकी हम लोग शीट बना सकते हैं। ये सबसे बढ़िया प्रॉपर्टीज कॉपर के अंदर होती है। इसीलिए हम लोग बहुत ही आसानी से इसके थ्रू कॉपर की शीट्स बना सकते हैं, चद्दर बना सकते हैं, या फिर
हम लोग इसकी वायर्स बना सकते हैं। सो हीट करने, कॉपर को हीटिंग करके पानी के अंदर डालने से ये मेटल जो है ये सॉफ्ट हो जाता है, मुलायम हो जाता है, और इसका जो कलर है ये भी ज़्यादा रेडिश हो जाता है, ज़्यादा लाल हो जाता है। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है ये 4.5 टन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इतनी होती है। इस मेटल को आसानी से हम लोग वेल्ड कर सकते हैं। इस मेटल की ब्रेजिंग या सोल्डरिंग करना बहुत ही आसान होता है या इजी होता है। कॉपर की इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है ये मोस्टली ग्रैंगुलर होता है। ग्रैंगुलर मतलब स्फटिक के जैसा, जैसे मैंने पहले बोला। लेकिन इसको अगर फोर्ज किया जाए, गर्म किया जाए या हीटिंग करे और उसको रोल करे तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होकर फाइबरस बन जाती है, मतलब रेशिया, जैसे बालों के जैसे धागेदार। ये जो है ये मेटल कोरोजन को रेजिस्ट करने वाली उच्च प्रॉपर्टी, हायर प्रॉपर्टी रखता है। मतलब क्या है, इस मेटल के अंदर कोरोजन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी जो होती है सबसे ज्यादा होती है बाकी सभी मेटल्स की तुलना में। इसके अलावा इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है ये हैमरिंग और रोलिंग के द्वारा हम लोग बढ़ा सकते हैं। सो कॉपर जो है, उस कॉपर का यूज कहां पे किया जाता है? इसका मेन यूज कंडक्टर्स बनाने के लिए करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स को बनाने के लिए करते हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रिकल स्विचेस, टर्मिनल्स या फिर बर्तन, पाइप्स बनाने के लिए ये सबसे बढ़िया मेटल माना जाता है। जिंक के साथ अलॉय करके या जिंक के साथ मिक्स करके या उसका अलॉइंग मेटल बना के क्या करते हैं, ब्रास, टीन, मतलब क्या है, जिंक, कॉपर, इनको मिला के क्या मिलता है हम लोगों को मेटल? तो ब्रास ये मेटल मिलता है जिसको हम लोग पीतल कहते हैं। और वही टीन के साथ मिलाकर अलॉय करे तो ब्रॉन्ज ये मेटल मिलता है। मतलब अगर कॉपर और जिंक मिल जाए तो हम लोगों को ब्रास मिलेगा, पित्तल मिलेगा, और वही कॉपर और टीन को ऐड किया जाए तो हम लोगों को ब्रॉन्ज मिलेगा। इसके अलावा अलॉइंग मेटल के रूप में गोल्ड के जो भी ऑर्नामेंट्स होते हैं, मतलब आभूषण बनाए जाते हैं, उसके अंदर कॉपर का यूज किया जाता है जॉइंट्स करने के लिए, या फिर एक अलॉइंग एलिमेंट के तौर पे गोल्ड के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, आभूषण होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। तो हमेशा ये ध्यान में रखना है कि जो हम लोग गोल्ड खरीदते हैं उसके अंदर कॉपर की मात्रा जो होती है वो कॉपर की मात्रा तय की गई रेशियो में होती है। तो हम लोग ये कैसे पता करें? तो इसकी वजह से गोल्ड के 24 कैरेट्स, 18 कैरेट्स, ऐसे जो कैरेट्स बने हुए उसके अंदर ये मात्रा निर्धारित करते हैं कि कितने % कॉपर उसके अंदर मिलाया गया है। सो ये कॉपर जो है उसको किस तरीके से बनाया गया है या किस तरीके से मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देता हूँ। कॉपर का जो ओर होता है, मेल्केलाइट या फिर पायराइट, इनको या इनके अंदर सल्फर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये सल्फर जो होता है ये एक प्रकार की हम लोग बोल सकते हैं कि अशुद्धि होती है, स्लैग होता है, उसको स्लैग के तौर पे हम लोगों को निकालना होता है, बाजू करना होता है। इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, जो खनिज मिट्टी हम लोगों को मिलती है या ओर जो मिलती है कॉपर की, उसको पीसा जाता है, मतलब उसको ग्राइंड करते हैं और उसकी पाउडर बनाते हैं, और इस पाउडर को छांटते हैं। छांटते हैं मतलब क्या है, सेग्रीगेट करते हैं, या फिर उसको हम लोग कैसे चालनी के जरिए
अलग करते हैं, छानते हैं। इसके बाद उस पाउडर को गर्म करके क्या करते हैं, पिघलाते हैं, अलग अलग फ्लक्स का इस्तेमाल करके। पिघलाते समय या पिघलाने के लिए इसको क्या कहा जाता है, रिवर्बेटरी फर्नेस जो होती है, इसको परावर्तन भट्टी भी कहा जाता है, उस रिवर्बेटरी फर्नेस के अंदर डाला जाता है। इसके बाद भट्टी के अंदर जो मेल्टेड मेटल होता है उसे कन्वर्टर्स के अंदर डाल दिया जाता है। कन्वर्टर्स एक ऐसा साधन है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो भी अपद्रव्य या विनाशकारी तत्व मेटल के साथ में जुड़े हैं उनको उन मेटल से अलग करने की प्रोसेस की जाती है। तो यहाँ पे जो इम्प्यूरिटीज होती है, जिसको हम लोग अपद्रव्य कहते हैं, मतलब इम्प्यूरिटीज, उनको ऑक्सीडाइजेशन करने के लिए उनके अंदर एयर जो होती है, ये एयर छोड़ दी जाती है उसके अंदर, मतलब जो पिघला हुआ मेटल होता है उसके अंदर एयर छोड़ दी जाती है। ऑक्सीकरण की वजह से इसके अंदर, पिघले हुए मेटल के अंदर जो भी अशुद्धियां होती है, इम्प्यूरिटीज होती है, ये एक स्लैब के रूप में एक अलग तरीके से लेयर के फॉर्म में क्रिएट होती है और वो हवा के ऊपर, मतलब क्या है, पिघले हुए मेटल के ऊपर तैरना चालू कर देती है। और ये जो स्लैब होता है, मतलब पिघले हुए मेटल के अंदर की जो इम्प्यूरिटीज होती है, ये पिघले हुए मेटल की इम्प्यूरिटीज, जिसको ब्लिस्टर कहा जाता है, वो इम्प्यूरिटीज मेटल के ऊपर तरंगने का काम करती है, पिघले हुए मेटल के ऊपर तरंगने का काम करती है। जो इम्प्यूरिटीज तरंगती है उनको क्या किया जाता है, एक टूल्स के द्वारा वहां से निकाला जाता है, बाहर निकाला जाता है, इम्प्यूरिटीज को बाहर निकालते हैं। अभी बची हुई जो इम्प्यूरिटीज है, उन इम्प्यूरिटीज को, मतलब उन अशुद्धियों को पूरे तरीके से निकालने के लिए दोबारा उन रिवर्बेरेटरी फर्नेस के अंदर उसको डाला जाता है और वापस गर्म किया जाता है। उसके अंदर फिर से क्या करते हैं, बहुत सारे फ्लक्सेस का इस्तेमाल करते हैं और दोबारा उसको गर्म करते हैं, जिसकी वजह से बची हुई इम्प्यूरिटीज ऊपर आ जाती है। इस तरीके से कॉपर जो है, ये कॉपर हम लोगों को मिल जाता है। कॉपर के बहुत सारे मिश्र धातु बनाए गए हैं, डिपेंड होता है कहाँ पे उनका इस्तेमाल करना है। उसके अंदर जैसे कि ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, गन मेटल हो गया या वाइट मेटल हो गया, जिसको कुछ लोग बेबेट मेटल भी बोलते हैं। ये कॉपर के थ्रू बनाए जाते हैं या कॉपर का इस्तेमाल करके बने हुए अलॉय मेटल्स है, जिनके बारे में हम लोगों को जानकारी लेनी है। तो आगे हम लोग ये कॉपर के जो अलॉयज है, उन अलॉयज के बारे में सीखने वाले हैं।